और कुछ बातें करेंगे अपने शहर के बारे में, कुछ बातें होंगी अपने आसपास के बारे में, कुछ बातें आपसे भी सुनेंगे, कुछ बातें हम भी करेंगे। कोशिश होंगी कुछ बातें ऐसी निकले जिन पर लेके हम लोग कुछ फोकस कर सके, कुछ काम कर सके। अगर मेरी आवाज आप तक सही से आ रही है तो कृपया एक बार मुझे कमेंट कर दें, हम सब दिखा दें ताकि ये पता चल जाए कि हाँ, आवाज बिल्कुल सही आ रही है। जो लोग भी जुड़ना चाहें वो कहीं से भी जुड़ सकते हैं, मैसेज के थ्रू या फिर अपनी बातों के थ्रू, अपने कमेंट्स के थ्रू। और वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बातें की जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें करनी है, हम सबको मिलके करनी है, आपके साथ उन बातों को करनी है। और मुझे लगता है जैसे ही हमारे साथ कुछ और भी श्रोतागण, दर्शकगण जो हमारे रेडियो मयूर के चाहने वाले हैं, जो हमारे सबके शुभचिंतक हैं, उनके साथ अगर हम लोग आ जाते हैं तो बातें थोड़ी सी और हो जाएंगी। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि बातें करने से बातें बनती हैं, और बातें बनी भी हैं कई बार, तो बातें जारी रहनी चाहिए। बातें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रुकना नहीं चाहिए, और बातें होती रहें तो बहुत कुछ हो सकता है जीवन में। हमारे साथ जैसे जैसे हमारे श्रोता, हमारे दर्शकगण जुड़ेंगे, उनके साथ हम लोग बातें करेंगे। और जो भी हमें देख और सुन पा रहे हैं, कहां से, सबसे पहले तो आप बातें ये करेंगे कि हम लोग कहां से देख और सुन पा रहे हैं, कमेंट के रूप में आप मुझे बताएंगे, और उसके बाद हम लोग बातों को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि रेडियो मयूर पे इस वक्त क्या चल रहा है, सबसे पहली बात कि आजकल रेडियो मयूर पे क्या चल रहा है वो आपको थोड़ा सा बता दें। उसके बाद आपकी भी बातें लेंगे कमेंट के रूप में। फिर हमारे शहर में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। अभी कल रात की बात है, मुझे एक पोस्ट से पता लगा कि मोहन नगर के पास एक घर में आग लग गई, और जान माल की नुकसान होने की वहां पे संभावना दिखाई दे रही है। कुछ लोग झुलस गए हैं, और सामान भी बहुत नुकसान हुआ है। तो इस वक्त जो है गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, आगजनी बढ़ती जाएगी, यानी कि आग लगने की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। और इरफान शाह, बहुत सुंदर इरफान शाह, रेडियो FM गोंडा से क्या बात है इरफान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप गोंडा से सुन रहे हैं। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि शहर में एक अप्रिय घटना की बात सामने आई है। यहाँ पे स्थानीय मोहन नगर में एक घर में आग लग गई थी, जिसमें, और ये बात जो है वो मुझे हमारे ही शहर के युवा एक डायनामिक पर्सनालिटी हैं भार्गव जी, उनके पोस्ट से मुझे इस बात का पता लगा। काफी दुखद खबर थी। तो हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि उनका एक ये भी पोस्ट था कि इलेक्ट्रिक जो भी आपके पास व्हीकल है, जो भी बिजली से चलने वाली, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनको रात में चार्ज में लगा के न छोड़ा जाए। और शायद उससे कुछ नुकसान हुआ है, जो कि एक सबक के रूप में है हम सबके लिए। और बात कुछ ऐसी है कि हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है, ये भी थोड़ा सा समझदारी दिखानी होगी। और कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हम लोग पेट्रोल डीजल के अलावे अगर हम लोग बैटरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसका रख रखाव कैसा हो, छोटे शहर में उसको रखना कितना सुरक्षित है, कितना वो नुकसानदायक है, इन सब बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और उसी की वजह से एक घर में आग लग गई, और जिसके वजह से बहुत नुकसान भी हुआ है। तो हम लोग को इन सब बातों का ख्याल रखना होगा देना। और मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं। इरफान शाह लिखते हैं, गुड इवनिंग सर जी, रेडियो ज्ञान स्थली FM गोंडा से है सर जी, बहुत सुंदर। इरफान शाह रेडियो FM गोंडा से, यहाँ से खेत खलियान प्रोग्राम जाता है सर। इरफान शाह रेडियो मैन गोंडा। बिल्कुल इरफान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वक्त
सुन रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। हमारे पेज को भी देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिए अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो। और ऐसे ही अपना प्रेम जो है वो बनाए रखिए। और भी हमारे साथी जो हैं वो शहर से, रेडियो मयूर से जो भी जुड़े हुए हैं, छपरा से, छपरा के आसपास से, छपरा से बाहर से, वो भी अपनी बात रख सकते हैं और कुछ बातें की जा सकती हैं। और भी लोग जुड़ेंगे तो हम लोग कुछ मुद्दे को लेंगे, उनसे भी बातें रखेंगे। फिलहाल इरफान जी लिखते हैं कि यहाँ से खेत खलिहान प्रोग्राम जाता है सर जी। इरफान शाह, रेडियो गोंडा। तो कुछ अपने गोंडा के बारे में बताइए इरफान जी। आपका रेडियो कैसे चल रहा है, क्या कुछ वहाँ पे चीजें हो रही हैं, और अगर आप रेडियो से जुड़े हुए हैं तो आप किस तरीके से कार्यक्रम करते हैं, कौन कौन सा कार्यक्रम होता है, ये सब आप बातें कर सकते हैं कुछ कमेंट के रूप में, कुछ इस लाइव से भी जुड़ के बातें कर सकते हैं। और बहुत सारे विषयों पे भी बातें करनी बाकी हैं, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव में, हम सब मिल के बातें करेंगे। और छपरा की बात हो, गोंडा की बात हो, दिल्ली की बात हो, कहीं की भी बात हो, ये अपने आप में कह सकते हैं कि हम सब इस प्लेटफॉर्म का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि अब इंटरनेट का जमाना है। दुनिया जो है एक छोटा सा मोहल्ला बन चुका है गांव भी नहीं, अब तो मोहल्ला बन चुका है। और उस सब की वजह जो है वो इंटरनेट है, ये हमें जोड़े रखता है। इसका हम लोग फायदा उठाएं और जितना हो सके लोगों की मदद करें। सबकी वजह जो है वो इंटरनेट है, ये हमें जोड़े रखता है, इसका हम लोग राजनंदिनी जुड़ गई हैं और इन्होंने अभी प्रणाम भैया लिखा है। राजनंदिनी, आप बहुत अच्छा करिए, हमारे शहर की शान है आप, और आर्ट एंड कल्चर में काफी अच्छा कर रही हैं और कला से जुड़ी हुई हैं और भोजपुरी के लिए बड़ा अच्छा काम करती हैं। और राजनंदिनी के हम ये कहें कि जब भी हमनी के भोजपुरी के नाम आवेला, छपरा में कोई भी कार्यक्रम होके, चाहे कोई भी पहल होके, अगर भोजपुरी के नाम आवेला तो हमें राजनंदिनी के ध्यान जरूर आवेला सबके कहे कि अच्छा काम कर रहल बारी, अपना क्षेत्र में हमनी के नाम रोशन कर रहल बारी, छपरावासी सन के जे भी लोग बा, हमनी के मिल के सब कुछ करतनी सन। हमनी के कोशिश भी रही कि हमनी के मिल के कुछ आगे कर लिए अपना भोजपुरी खातिर। इरफान जी लिखते हैं कि आपने यहाँ से खेत खलिहान प्रोग्राम जाता है सर जी, बताने का कष्ट करें सर जी। इरफान शाह, रेडियो मैन, ज्ञानस्थली FM गोंडा से। बिल्कुल, आपके यहाँ से खेत खलिहान प्रोग्राम जाता है और बहुत अच्छी बात है। और हर स्टेशन का अपना अपना एक थीम होता है और हम लोग भी अलग अलग विषयों पे कार्यक्रम लेके आते हैं। कोशिश यही होती है कि हम लोग जब भी कुछ बातें करें, कुछ कार्यक्रम की बातें करें, या फिर अपने शहर में आसपास लोगों के व्यवहार परिवर्तन की बातें करें। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ चीजें हो नहीं सकती हैं, छपरा छोटा सा शहर बा, अकेले रुआ का कर पाए हम। लेकिन हमनी के प्रयास कर सकत नहीं सन, काहे कि हमनी के मिल के, अगर हमनी के कोई एक आदमी प्रयास कर रहल बा, सब कोई अलग अलग चीज में लागल बा, कोई व्यूज कमाए में लागल बा, कोई अपन इमेज बनाए में लागल बा, कोई कुछ में लागल बा, कोई अपन अपन स्वार्थ साधे में लागल बा, वही तरह सब कोई लागल बा, हमनियों के लागल बनी से हमनी के उद्देश्य कुछ अलग बा, हमनी के अपन एगो ऑब्जेक्टिव बा, हमनी के एगो गोल बा कि हमनी के का करे बा। राजनंदिनी जुड़ी हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उनसे इस तरीके से बातें हम लोग करके और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम लोग को अभी लगातार काम करना भी है और हम लोग लगातार काम कर भी रहे हैं। हम आपको बता रहे थे कि रेडियो मयूर अभी फिलहाल कर क्या रहा है। रेडियो मयूर फिलहाल जैसा कि आपको पता है कि रेडियो मयूर जो है वो हेल्थ और एजुकेशन और आर्ट एंड कल्चर, ये तीन चीजों के लिए हमेशा से अपने आसपास प्रयासरत रहता है कि कैसे उस पे काम हो, क्या कुछ नई चीजें हम लोग दे पाए। पहला नंबर है शिक्षा। अगर हम लोग शैक्षणिक कार्यक्रम की प्रस्तुति नहीं देंगे तो हमारे आसपास जो बच्चे हैं वो किताबी ज्ञान के अलावा और भी जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो हमारा एक प्रयास ये भी रहता है कि हम लोग एजुकेशन को अपने प्रोग्राम से जोड़ें, शैक्षणिक चीजें उससे जोड़ें। और राजनंदिनी लिख रही कि रहुआ लोग के मार्गदर्शन संबल बा
ड्रीम बा संगे काम कइल भैया, बिल्कुल एकदम आई सपना जरूर पूरा हुई। हमनी के मिल के काम करे के बा ई त हमनी के ठाने में सा, लेकिन जल्दी ये पर कुछ काम भी हुई, हम पूरा माने उम्मीद के साथ आश्वासन देवे के चाहतनी। तो हम ये बता रहे थे कि एजुकेशन पहला नंबर जो हम लोग ये करते हैं हेल्थ के ऊपर करते हैं काम। अभी फिलहाल हम लोग का एक कार्यक्रम है सेहत सही लाभ कई, जिसमें कि हम लोग ये बताते हैं कि कैसे आप अपनी सेहत को अच्छे तरीके से रखें ताकि आपका जो परिवार है वो आर्थिक लाभ उसे मिल सके। किसी के भी घर में अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो सबसे बड़ा जो एक कह सकते हैं कि जो खर्च होता है वो आर्थिक नुकसान हमें बहुत झेलना पड़ता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीजें करें, ऐसे पहलों के को सामने साथ लेके चलें जिससे कि हमारा सेहत अच्छी रहे और हमें पैसे खर्च करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए इसका नाम है सेहत सही लाभ कई। इसमें हम लोगों ने कई सारे मुद्दों को छुआ है, हमारी टीम लोगों के बीच में भी जाती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं। जब हम लोग समुदाय में जाते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, बहुत सारे लोग हम पर विश्वास करके उन चीजों को अपनाते हैं। हमारा मकसद यही है कि अगर हमारे प्रयास से एक व्यक्ति का भी व्यवहार अगर परिवर्तन होता है तो उसमें हमारी जीत हो जाती है। हम लोग को किसी व्यूज और इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारा रेडियो कार्यक्रम है सिर्फ अगर हम 10 लोगों के बीच जाते हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता है, उनके पास बेसिक जरूरत की चीजें भी बड़ी मुश्किल से होती हैं, तो हम ऐसे लोगों के बीच में जाके उनको अगर थोड़ा सा चेंज उनके जीवन में ला देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए। और हमारे लिए तो खैर समझिए कि हम लोग जंग जीत लेते हैं। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो रेडियो के माध्यम से बदली हैं। रेडियो कभी गया नहीं है, कभी मरेगा नहीं। तो इस बात को बिल्कुल समझिए कि हर माध्यम का अपना अपना एक ऑडियंस है, उनके अपने अपने श्रोता वर्ग हैं। एजुकेशन हम लोग करते ही हैं प्रोग्राम, और दूसरा सेहत की बातें हम लोग करते ही हैं। तीसरा आर्ट एंड कल्चर के लिए भी हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो मूल स्वभाव है वो आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है। बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी कलात्मक गतिविधियों से जुड़ाव, और उसके बाद आज भी समय समय पर जैसे मौका लगता है हम लोग कला और संस्कृति के लिए काम करते रहते हैं। तो इन सब विषयों को हम लोग छूते रहते हैं। साथ साथ बीच बीच में अभी टेक्निकल ज्ञान को भी हम लोग बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल फ्रॉड वगैरह जैसे होते हैं, साइबर फ्रॉड वगैरह होते हैं, महिलाओं और लड़कियों के साथ गलत चीजें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे उनके साथ हैरेसमेंट हो रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इन सब भी मुहिम में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे लड़कियों और महिलाओं को उस तरीके से सोशल मीडिया फ्रॉड से बचाया जाए, हैरेसमेंट से बचाया जाए। और इस पहल के लिए तो रेडियो मयूर को एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। हम लोगों ने लगभग 400 लड़कियों और महिलाओं के साथ एक कार्यक्रम किया था टेक्सकी, और 2025 में उसे भारत सरकार की तरफ से सम्मान भी मिला, पुरस्कार भी मिला। और हमारा ये था कि भाई पुरस्कार तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन अगर हमारे प्रयास से कुछ लड़कियों की जिंदगी बदल रही है, महिलाओं की जिंदगी बदल रही है, तो जीत उसी में होती है। पुरस्कार तो सेकेंडरी चीजें हैं, वो सब तो मिलती रहेंगी। काम होते रहेगा, लोगों का जीवन बदले, हमारा प्रयास यही है। कमेंट पे ध्यान देते हैं तो अभिषेक कुमार लिखते हैं कि बैटरी का उपयोग तो हम तेजी से कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है 5 साल बाद इन सभी बैटरियों का क्या होगा? इन्हें कैसे डिस्पोज किया जाएगा? क्या ये भी प्लास्टिक की तरह एक और बड़ा प्रदूषण बन जाएंगी जो आसानी से डिग्रेड नहीं होंगी? सुविधा के चक्कर में हम अपना ही भविष्य खराब कर रहे हैं। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है अभिषेक जी। इस बात को तो हम ही खुद कहना चाहते थे, लेकिन आपने मेरी बात को अपने तरीके से कह दी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग बैटरी का उपयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये इसका डिग्रेड कैसे होगा, कैसे इसको डिस्पोज किया जाएगा, ये बड़ी समस्या होगी। तो फैशन के दौर में हम लोग बैटरी वाली गाड़ियां ले रहे हैं, स्कूटी ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर आगे उसकी सुरक्षा का क्या? अगर हम लोग देखिए, छोटा शहर है, यहाँ पे मेंटेनेंस, बिजली का फ्लक्चुएशन इतना है कि मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है। हमारे स्टूडियो में महंगे महंगे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, वो बिजली के फ्लक्चुएशन के चक्कर में खराब हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ की बिजली और बड़े शहरों की बिजली में बड़ा फर्क है। आप कभी ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ के बिजली से अगर हम लोग किसी व्हीकल को चार्ज करेंगे, किसी गाड़ी को चार्ज करेंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े। और जिस तरीके से गाड़ियां बनाई जाती हैं वो बड़े शहरों को ध्यान में रख के जो बनाई जाती हैं,
और हमारे यहाँ जो चार्जिंग पॉइंट है हम लोग उसको सही तरीके से नहीं लगाएंगे, लाइट सही सप्लाई नहीं मिलेगी तो गाड़ियों में आग लगेगी। और छपरा में यही हुआ। हमारे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है मोहन नगर, और वहाँ पे एक घर में आग लगी, 2-3 लोग झुलस गए और भयंकर आग लगी थी। मुझे ये मतलब कि भार्गव जी के पोस्ट से ही मुझे पता चला, दिखाई भी दिया सुबह सुबह, और बड़ा अजीब सा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, और फिर उनका पोस्ट भी आया था कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उसे रात भर चार्ज में लगाने के पहले जरा सोचिए। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम लोग आनन फानन में मतलब नई चीजों का हम लोग उपयोग तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को ये ध्यान देना जरूरी है कि आखिर क्या वो सावधानियां, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे यहाँ सक्सेसफुल है, क्या हम लोग उचित उस तरीके की जो भी उसको सप्लाई वगैरह है, जो भी करंट वगैरह है उसको उसकी सुविधा हमारे यहाँ है, क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से एक कंप्लेन आप कर सकते हैं कि अगर आपके यहाँ फ्लक्चुएशंस है तो उसको कैसे ठीक किया जा सके। क्या आपके स्मार्ट मीटर में जो भी आप रिचार्ज कराते हैं अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसका कंप्लेंट नंबर कहाँ है, किस दरवाजे पे हम खटखटाएं कि कंप्लेंट कहाँ किया जाए। वो तो आपका कुछ जान पहचान होगा, आपके मोहल्ले में कोई मिस्त्री वगैरह होंगे जो आपके बचपन से आपके घरों की बिजली ठीक करते होंगे, वही लोग पहले काम आते हैं। ऐसे कोई सुविधा नहीं है। आधुनिकता के चकाचौंध में हम लोग बहुत सारी चीजें, सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा को जो है भोजपुरी में कहावत बामनी के ताका पर रख दिल बानी सन, तो ये सब ताका पर नहीं रखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम लोग को बात कर सकते हैं। और राजेंद्री लिखती हैं कि हेल्थ अवेयरनेस वाला इनिशिएशन अच्छा है, बहुत बेहतर बा भैया। हाँ सच में। इरफान जी लिखते हैं कि सर जी हमारा विविध भारती मुंबई रेडियो तक का सफर रहा, आज हम भी रेडियो पर बोलते हैं सर जी, ज्ञानस्थली रेडियो एफएम गोंडा। बिल्कुल, और आप ऐसे ही बोलते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए, अपनी बातों से लोगों को जगाते रहिए। मेरा यही मतलब शुभकामनाएं हैं मेरी। और राजनंदिनी लिखती हैं कि प्रशासन तक आप लोग के पहले को सराह रही है व्यूज के बाजार के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि काम मैटर करता है, व्यूज वायरल नहीं। बिल्कुल, ई वेस्ट बहुत बड़ी समस्या है। ई वेस्ट समस्या तो है ही, अब इस पे ये देखना है कि हम लोग के लिए, शहर के लिए कितना ये मतलब कारगर है। वाकई ये कारगर है कि बस हम लोग ऐसे ही फैशन की चकाचौंध में इसको अपनाते जा रहे हैं। तो इन सब बातों पे ध्यान देना है, और अगर हम लोग उसको उपयोग भी कर रहे हैं तो बाकायदा उसका पूरा एक सिस्टम समझ लें कि वो कैसे चलेगा, कैसे चार्ज होगा, क्या कुछ चीजें इसके लिए जरूरी हैं, कितना वोल्ट का सप्लाई होना चाहिए, जो सॉकेट सिस्टम होता है वो भी ठीक रखना पड़ेगा, सप्लाई भी ठीक रखनी पड़ेगी। अब जैसे मोहन नगर में आग लग गई तो हो सकता है कि कई और घरों में भी लग सकती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को घरों में स्कूटी दे दिया जा रहा है, बच्चियों को दे दिया जा रहा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आजकल फैशन का ट्रेंड बन चुका है। तो चीजें हो रही हैं, बट थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले ये गैस पाइपलाइन की भी सुविधा की बात हो रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसका मेंटेनेंस हमारे शहर में किस हद तक सुरक्षित होगा। गैस पाइपलाइन, अभी कुछ दिनों पहले साहिबगंज में आग भी लगी थी वो पाइपलाइन के लीकेज की वजह से। तो क्या हमारा शहर उस तरीके से तैयार है? क्या हम सब तैयार हैं कि सड़क के नीचे जो पाइपलाइन गुजरी है वो सुरक्षित है और वो किसी भी तरीके से किसी की जान माल की हानि नहीं होगी? क्या इस बात की कोई गारंटी है? गैस पाइपलाइन अगर बड़े शहरों में देखा जाए तो वहां पे जरूरत है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वहां पे मेंटेनेंस की अच्छी टीम है, सब कुछ उस तरीके से चलती है। लेकिन क्या छोटे शहरों के लिए ये सब सारी चीजें होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो उसके पीछे उसकी तैयारी क्या क्या है? हम लोग तैयारी के पीछे नहीं देखते हैं, हम लोग बस चीजों को अपना ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आपको नई नई चीजें नहीं अपनानी है या फिर आप पुरानी चीजों पे टिके रहिए। भैया हमारा कहे का मतलब ही नहीं है, हमारे कहे का मतलब सीधे बा कि हमनी के कैसे उस सब खातिर तैयार बानी सन की ना, छपरा तैयार बाकी ना उस सब खातिर। राजनंदिनी लिखती हैं कि इवन मेंस्ट्रुअल पैड डिस्पोजल भी, बिल्कुल, और ये भी एक बड़ी समस्या है। कचरा प्रबंधन में हम लोग बच्चों के डायपर और जो भी सैनिटरी नैपकिन्स, पैड्स वगैरह होते हैं, इसके डिस्पोजल को भी कह सकते हैं कि इसकी कोई सुविधा नहीं है।
कचरा प्रबंधन का वही हाल है। आज भी रेडियो मयूर के बाहर देखेंगे आप, कॉर्नर पे वहां पे कचरे का अंबार लगा रहता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग बातें करेंगे तो घंटों लग जाएंगी कमियां गिनाने में, लेकिन आखिर कहाँ कमी है इस पे कोई बात नहीं होगी। नई चीजें आएंगी लेकिन उसकी बेसिक तैयारी नहीं होगी। तो हमें इस बात को समझना होगा। अमन राज ये लिखते हैं, स्काउट में हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं और काफी बेहतरीन सोशल वर्कर हैं हमारे शहर के अमन राज, छोटे भाई की तरह हैं और बहुत रेडियो मयूर के साथ लगातार जुड़े रहते हैं हर इवेंट में। शुरू से आज 10 साल हम लोग इस वर्ष पूरे कर चुके हैं। जुलाई में हम लोगों को एक प्रोग्राम भी करना है 10 वर्ष पूरे होने पे। तो अमन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार एवं बेहतर प्रयास। धन्यवाद, आप हमेशा से रेडियो मयूर की पहल को सराहते हैं और हम हमारी टीम के शुभचिंतक भी हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आप भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ चीजें पहल करते रहिए। हम लोग लगातार अपने अपने क्षेत्र में लोगों को बोलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे तो बात कहीं ना कहीं बनेगी और बात सुनी जाएगी। देव प्रसाद लिखते हैं कि जी बिल्कुल, अगर बिजली भूमिगत हो तो शायद सुधार हो पाए। भूमिगत हो तो शायद सुधार हो पाए, बिल्कुल ये एक ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे हम सबके हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ का सिस्टम, यहाँ का जो भी शुरू से जो चीजें होती आई हैं, हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं। हमारे हाथ में बहुत कुछ है नहीं। हम लोग के अंदर बस एक ही शक्ति है कि हम लोग बातें उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी कार्य करना लोगों की जिम्मेदारी है। कार्य करना लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है कि कैसे कार्य करना है। और देव जी ने एक अच्छा सुझाव दिया है कि भूमिगत जो लाइनें हैं बिजली की, वो कितना प्रैक्टिकल है ये तो मुझे पर्सनली नहीं पता है, लेकिन हो सकता है आप कुछ कह रहे हो तो इसके पीछे कोई ना कोई बात हो, कोई ना कोई रीजन हो, बिल्कुल हो सकता है। और भूमिगत तो पाइपलाइन भी रहा है, गैस पाइपलाइन, वो लेकिन सुरक्षा के नाम पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेंटेनेंस अगर सही से हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन अगर मेंटेनेंस सही नहीं हो तो फिर जान माल का नुकसान भी हो सकता है। और चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, गैस पाइपलाइन हो, चाहे नई नई तकनीक हो, स्मार्ट मीटर हो बिजली के लिए, कुछ भी हो, पूरी टीम अगर उसके पीछे बैकअप में लगी है कि हाँ, उसका मतलब ऑफ द कैमरा कितनी टीम लगी है, मतलब बिहाइंड द सीन्स कितने लोग हैं उसको प्रैक्टिकल बनाने की तरफ, सिर्फ बना के छोड़ देना ये जीत नहीं है छोटे से शहर में। इसके पीछे पूरी शिद्दत से लगना पड़ेगा और क्या कुछ चीजें इसके लिए जरूरी हैं, उन बेसिक चीजों पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हमारे साथ बहुत सारे इस वक्त रेडियो मयूर के पेज से जुड़ने वाले जो भी हमारे श्रोता बंधु हैं, जो भी हमें देख और सुन रहे हैं, वो अपनी बातें रख सकते हैं कमेंट के रूप में। और अभिनंदन लिखते हैं, अभिनंदन द्विवेदी रेडियो मयूर के एक पुराने सदस्य रहे हैं और काफी बेहतर कर रहे हैं जहां भी हों। और इन्होंने लिखा है कि बिहार को मुख्यमंत्री से फुर्सत होगा तब तो विकास पर ध्यान आएगा। ये भी बात ठीक है। हम लोग इस पे कुछ बातें ज्यादा कर नहीं सकते हैं, पॉलिटिकली हम लोग उतना टीका टिप्पणी कर नहीं सकते हैं फिलहाल इस पेज पे, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग आपस में बातें करें, कुछ लोग जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जैसे कि अगर आपसे 100 लोग भी जुड़े हुए हैं, आप अगर अपनी बातें, ये सारी बातें अगर जो भी शिक्षित लोग हैं, जो भी जानकार लोग हैं, उनके सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं बातों का असर तो होता है। 10 लोगों को ये पता चलेगा कि भैया अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर ठीक से नहीं रखेंगे तो फिर दुर्घटना होने की संभावना है, तो आपकी बात लोग सुनेंगे। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने है, कई सारे हादसे हो रखे हैं हमारे शहर में। छोटा शहर है, बहुत सारी बेसिक चीजें नहीं है हमारे शहर में, और जब बेसिक चीजें ही नहीं है तो उस पर मतलब बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। तो हम सबको पहले लोगों को जागरूक करना होगा कि हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर कुछ भी अगर आप ले रहे हैं तो उसके बेसिक पीछे क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए और क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं। दूसरी एक और मतलब बात कुछ दिन पहले शहर में सुनने को मिली। एक छोटी सी बच्ची के साथ एक निजी अस्पताल में किसी स्टाफ ने उसके साथ
कुछ गलत करने की कोशिश की और उसने किया भी। और ये बात हमारे शहर की है और उस पे मुझे लगता है कि बहुत सारे मीडिया में लोगों ने इसकी बातें की, बहुत सारी चीजें हुई, कुछ दिन तक चर्चा चलेगी, लेकिन लोग उस बात को भूल जाएंगे। कुछ दिन पहले भी एक छोटे से बच्चे के साथ मतलब वो बच्चा लड़का था, उसके साथ एक घटना हुई थी यहीं जो दहियावा और साहेबगंज का निचला इलाका है, उस जगह का एक बच्चा था, उसके साथ भी कोई घटना हुई थी। उसके अलावा भी कुछ दिन पहले बच्चियों के साथ छेड़खानी और बलात्कार का मामला सामने आया था। तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि लोगों को मानसिक विकृति ने घेर रखा है हमारे आसपास। मन में ऐसे बहुत सारे विकृति लिए ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं जिन पे हम लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन वो इंसान अंदर से दरिंदा निकलता है कभी कभी और ऐसी ऐसी हरकतें करने लगता है कि जिसे देखकर सुनकर ऐसा लगता है कि भाई शायद इसे इंसान होने का मतलब उसके नसीब में शायद होना ही नहीं चाहिए, उसको तो इंसान ही नहीं होना चाहिए जिस तरह की हरकतें हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब मानसिक विकृति है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब इस पे बोलें, इस पे बातें करें और हम सब मिलके इन सब विषयों के प्रति लोगों को जागरूक करें, शिक्षा कला संस्कृति से जोड़ें। क्योंकि मुझे लगता है कि आर्ट एक ऐसी चीज है या फिर किसी भी फॉर्म को अगर आप अपने अंदर किसी बच्चे के अंदर डालते हैं, आर्ट फॉर्म कला का कोई भी एक रूप आप किसी बच्चे में डालते हैं तो वो अंदर से इंसान बनता है और समाज एक दूसरी तरफ जाता है, मानसिक चेतना का विकास होता है, मन में विकृतियां नहीं आती हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अपने आसपास कुछ भी ऐसा देखें, कुछ भी ऐसा सुने, कुछ भी ऐसी बातें आपके जहन में आए कि भाई आपके बोलने से दो लोग सुधर सकते हैं तो आप सुधारिए ना, आप आगे आइए। अगर आपके बोलने से हाँ थोड़ी बहुत लोग मजाक उड़ाएंगे आपका, जैसे कि हमारे भी दोस्त सर्किल में बहुत सारे लोग ऐसा मजाक बना देते थे कभी कभी कि जब देखो ये समाज सुधारने की बात करते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं। हमारे मित्र मंडली में ऐसे बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन समय बदला, चीजें हुई और आज वही लोग कहते हैं कि भाई आपकी बातें वाकई सुनने वाली होती हैं और लोग आपकी बातों पे अमल भी करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम लोग को बातें करनी जरूरी हैं और आसपास लोगों को सुधारना भी जरूरी है। अगर किसी के अंदर मानसिक विकृति हो रही है तो उसके पीछे उसका कारण क्या है, उस चीजों को समझना बहुत जरूरी है। समाज में ऐसी गतिविधियों का होना जरूरी है जहां पे सामूहिक रूप से लोगों को मानसिक रूप से ठीक किया जा सके। और वो ठीक कैसे हो सकता है? वो ऐसी ही गतिविधियों से हो सकता है, कलात्मक गतिविधियों से, खेल कूद वाली गतिविधियों से, कुछ ऐसी गतिविधियों से जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट कर सके। बच्चों के अंदर आजकल हम लोग देख रहे हैं स्कूलों में जो 9-10 के बच्चे होते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे होते हैं, मोरल वैल्यूज की कमी दिख रही है। ये मेरे अंदर बहुत दिन से था इस पे बातें करने की। मोरल वैल्यूज की कमी हम लोग देख रहे हैं कि भाई बच्चों में बड़ों का आदर तो खत्म ही हो चुका है। एक स्कूल में गया था मैं और मैं उस स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और 9th या 8th के बच्चे होंगे, बड़ा स्कूल है हमारे शहर का। अक्सर हम लोग जाते रहते हैं स्कूलों में, लेकिन एक कह सकते हैं कि एक झटका मुझे लगा जब 8, 9, 10 के बच्चों के बीच में गया मैं, और वहां पे बच्चे पीछे से हूट कर रहे थे। मतलब कुछ ऐसी सीरियस बातें हो रही थी और उस पे बच्चे हंसी मजाक और इस तरीके से चीजें कर रहे थे। आदर नाम का कोई चीज नहीं देखने को मिला। तो ये भी नहीं लगा कि भाई हमारे क्लास में कोई बाहर से आया है, और टीचर से वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे और टीचर भी मजाक करके उन्हें शांत कर रहे थे। ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? बड़े प्राइवेट स्कूल, जितना बड़ा नाम, अंदर की व्यवस्था उतना ही संकीर्ण मानसिकता। बच्चे रिस्पेक्ट में नहीं हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं,
स्कूल को समझ रहे हैं कि भैया हमारे पिताजी तो पैसे दे रहे हैं, हम लोग को बस ऐसी फी जमा हो रहा है तो हम लोग आएंगे क्लास करने, और टीचर को पढ़ाना पड़ेगा। टीचर से मारपीट तक हो रहा है। राजनंदिनी लिखती हैं बिल्कुल आर्ट थेरेपी हिलेर है। टिप्पणी बहुत कटु हो जाएगा पर ऐसा बढ़ावा समाज और कानून ही दे रहा है। अभी चैत का समय है, ट्रेडिशनल फूड लाइक सत्तू या जौ रहा है, फाइबरस फूड रहा है समय के अनुकूल। ये सब अब मॉडर्नाइज लोगों को कैसे समझाया जाए? ग्राउंड पर लोगों को समझाना बहुत कठिन है और इस आभासी पटल पर भी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कठिन है। और वैसे तो बहुत सारी चीजें कठिन है, प्रयास करना बनता है राजनंदिनी। कठिनाइयों में हम लोग चल रहे हैं, और इस छोटे से शहर में अगर कोई काम कर रहा है, हम लोग थोड़ा सा लीक से हट के अगर कुछ समय से अगर एक दशक से काम कर रहे हैं तो कठिनाइयों का ही सहारा है जो हम लोग काम कर पा रहे हैं। और कोई बात नहीं, हम लोग या तो प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा टीका टिप्पणी कर सकते हैं या फिर बातें तो कर ही सकते हैं। किसी को जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता है, किसी को जबरदस्ती उन सब चीजों के प्रति नहीं झुकाया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता है। जब तक इंसान को खुद अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी, वो गट फीलिंग नहीं आएगी कि नहीं ये मेरे लिए सही है और ये मुझे करना है, ये मेरे लिए गलत है, ये मुझे नहीं करना है, अगर ये सारी चीजें उसके अंदर वो डेवलपमेंट धीरे धीरे आएगी तब जाके चीजें बदलेंगी। अगर एक बुरा इंसान भी कल से सोच, जैसे अब कुछ दिन पहले एक ठेले वाले भाई साहब थे, तो उनसे हम ऐसे ही बात करत रही, तो हम पूछनी कि रुआ लोग भोजपुरी में जो गाना आवेला उल्टा सीधा वो सब काहे इतना सुनीला? तो जवाब मिलल कि भैया हमनी के लगे बढ़िया बढ़िया ओ हिसाब से गाना आवेला ना, अगर हमनी के ये सब गाना देख देख के उगता गल बनी सा, अब हमनी के बढ़िया चीज सुने या देखे के चाहता नहीं कि अब ये सब चीज हमनी के लागत ना भाई, ये सब हमनी के बाल बच्चा के खराब कर रहल बा। हमनी के अब अच्छा चीज के प्रति मने मन बनाओ तनी सा, हमनी के उन्हें ज्यादा ध्यान दे तनी सा। फेसबुक यूट्यूब ये सब पे जो गंदगी फैलल बा ऊपर हमनी के नहीं खींचा जाता। तो समझिए एक वर्ग ये कह रहा है, और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से जब बात करें, जो उसके कमर्शियल लोग हैं, जो उल्टे सीधे प्रोजेक्ट्स करके और लोगों को ये कहते हैं कि जैसा जनता सुनना चाहती है वैसा हम लोग देते हैं। एक तरफ जनता ये कहती है कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स को भी, कुछ अच्छे कामों को भी जनता सराहती है और उसे अपनाती है। तो अगर श्लीलता और अश्लीलता दोनों की बात करें तो ये बहुत बड़ा विषय है इस पे बात करने के लिए। लकीर उसकी बड़ी है और अच्छे कामों की लकीर जो है वो छोटी है। तो हमें कोशिश ये करना है कि जो अच्छे कामों की लकीर है उसको बढ़ाया जाए, बड़ा किया जाए। मिटाने जाएंगे तो अपना हाथ गंदा होगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि इग्नोर करके अच्छी चीजों को बढ़ाया जाए। हम लोग हर चीज को फाइट नहीं दे सकते, कंपटीशन हर चीज से नहीं कर सकते। हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग चीजों को ठीक करें, लेकिन हम लोग बहुत सारी चीजों पे अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकते। हम लोग इतना कर सकते हैं कि अपनी बात को लोगों तक ला सकते हैं। अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है वो अच्छा चुनता है या बुरा चुनता है, दो चीजें होती हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही है राजनंदिनी की चैत का समय है, ट्रेडिशनल फूड जो हमारे परंपरा में जो ट्रेडिशनल खान पान जो बना हुआ था, इस मौसम में लोग सत्तू खाना, जौ का सत्तू, चना का सत्तू या फिर मकई का सत्तू, ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता था और हर मौसम के हिसाब से खान पान बना हुआ है हमारे संस्कृति में। उसी तरीके से हर मौसम के हिसाब से संगीत बना हुआ है हमारे संस्कृति में। हर एक मौसम, हर एक दिन, हर एक महीना अलग अलग संगीत, और वो संगीत पुराने जमाने में लोगों का थेरेपी का काम हुआ करता था। और बिल्कुल सही बात आपने कही है कि ये थेरेपी जरूरी है हमारे आसपास। अब हमें तो आजकल सब्जी में भी आदत हो गया है, जो गर्मी की सब्जी थी वो सर्दी में खाना है, जो सर्दी की सब्जी थी वो गर्मी में खाना है, तो बॉडी बैलेंस कैसे समझ पाएगा।
अब तरबूज जो है वो 12 महीने मिल रहा है। साइंस ये कहता है कि तरबूज आप सिर्फ गर्मी में खाएं तो बेहतर है, बाकी उस तरीके की चीजें भी बेमेल मिल रही हैं। क्लाइमेट चेंज का असर है। क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ मौसम पे तो है ही, इंसानों पे भी असर है क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति हमसे जुड़ी हुई है, तो हमारे पास बहुत कुछ है जो हम लोग इस बदलाव का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर हम लोग, ठीक है, हम लोग एक कहावत है ना, आपने बोला कठिनाइयां और चुनौतियां बहुत हैं, हम लोग उस लड़ाई में हैं और उस जंग में खड़े हैं जहां पे लड़ाइयां बहुत बड़े बड़े हथियारों से हो रही हैं, और हम लोग उस चिड़िया की माफिक हैं जो अपने चोंच में पानी भर के अपने दुश्मनों पे, जहां पे अपने आग लगा हुआ है, वहां पे उस चोंच से आग बुझाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो वो कहावत भी वैसे ही है कि इतिहास में जब नाम लिखा जाएगा किसी युद्ध के बारे में, तो उसमें यह भी कहा जाएगा कि उस चिड़िया का नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। तो प्रयास करना जारी रहे, हम लोगों की कोशिशें जारी रहेंगी, और कामयाबी मिले ना मिले वो तो भविष्य पे निर्भर करता है। इरफान शाह लिखते हैं कि सर जी, हम जल संरक्षण पर भी काम करते हैं, रेडियो पर बोलते भी ज्ञान स्थली, रेडियो एफएम गोंडा, इरफान शाह, रेडियो मैन गोंडा। ठीक है, आपने अपना नाम बताया, बहुत अच्छा, और आपने अपना काम बताया, वो भी बहुत अच्छा। आप ऐसे ही काम करते रहिए। हम लोग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। देव प्रसाद लिखते हैं कि समाज ही सुधार सकता है हर चीज को, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो या अपना शहर छपरा शहर की साफ सफाई। बिल्कुल। और सुलोचना लिखती हैं, सुलोचना जी, कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल ने लोगों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। एजुकेशनल सिस्टम में जब तक इक्वालिटी नहीं आएगी, कुछ बदलने की उम्मीद नहीं है। सही बात है, और समाज ही सुधार सकता है हर चीज को। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि प्रयास जारी रहना चाहिए, कोशिशें ही कामयाब होती हैं, और हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तो कौन करेगा। समाज ही सुधार सकता है। भोजपुरी इंडस्ट्री के में जो भी गाने आते हैं, हम लोग जैसे हमारे सर्किल के लोग, बहुत कम लोग हैं जो सुनते हैं उल्टे सीधे गाने। तो पहले लोग हो सकता है कि सुनते हो, बट अब चीजें कम हो चुकी हैं। फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया पे व्यूज कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करके लोग कमा तो लेते हैं, लेकिन उससे नुकसान भी बहुत हो जाता है। और यहाँ पे लोगों को सिर्फ आर्थिक लाभ से मतलब है, इसीलिए वैसे लोग भी रहेंगे और हम लोग सुधारने की कोशिश करने वाले लोग भी रहेंगे। तो सबकी बातें हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब ऐसे ही कमेंट करते रहिए, और जो भी आपके मन में जो भी भावनाएं आ रही हैं उसको आप यहाँ पे लिखते जाइए, लिखिए और बातें करिए, क्योंकि बातें करने से ही बातें बनती हैं। मैं हमेशा से ही कहता हूं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि करनी जरूरी भी हैं। और हमारे अभी तक के जो भी आज के लाइव में हम लोगों ने कई सारे विषयों को छुआ है, जिसमें कि ई वेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी से ई व्हीकल्स का जो है नुकसान, फायदा, उसका निपटारा कैसे कर सकें, इन सब चीजों पे भी बातें हुई हैं। लोगों की मानसिकता पे भी बातें हुई हैं। लड़कियों बच्चों के प्रति जो गलत व्यवहार हो रहा है सोसाइटी में, उसके खिलाफ भी आवाज उठाने की बात हुई है। बहुत सारे मुद्दे हो जाते हैं बातचीत। हमारे शहर में अभी स्थिति ऐसी है कि लोग जो है, अभी चूंकि छपरा में चलिए, आप बिना मास्क के या फिर रुमाल के कुछ जगहों से निकल नहीं सकते हैं। पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हर तरफ। ऐसा लगता है जैसे धूल का मतलब गुब्बार हर तरफ है, और कुछ भी आप ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं। आप ऐसे चलें, पैदल चलें या फिर स्कूटी से चलें, गाड़ी लेके तो चल नहीं सकते हमारे शहर में। और उसमें भी आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि डस्ट बहुत उड़ता है। धूल इतना है कि घर पूरा सुबह से रात तक भर जाता है। ये पता नहीं कब तक चलेगा। अभी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी हुआ था कि शहर में जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो पुल वुल ये सब चीजें बन रही हैं,
ये सब कब तक चलेंगी और कब तक इसका काम जो है वो खत्म हो पाएगा, इसका कोई जवाब कहीं से नहीं आता है। और इसका जवाब पता नहीं किसके पास है। हम लोग भी थक चुके हैं पूछ पूछ के कि आखिर ये चीजें सुधरेंगी कब। क्या हमारे शहर को इस बात का अधिकार नहीं है कि हम लोग अच्छे लाइफस्टाइल को जी सकें? क्या हमारे शहर को इस बात का अधिकार नहीं है कि हम लोग साफ सुथरे सड़क पर चल सकें, बिना ट्रैफिक जाम के गली मोहल्ले और सड़कों पे हम लोग उतर सकें? कुछ साल पहले छपरा अच्छा लगता था जब सड़कें खाली हुआ करती थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे और साहिबगंज से ऑटो और ये सब टमटम वगैरह चलता था। छोटा सा शहर था हमारा, आज भी छोटा ही है, लेकिन उस वक्त की यादें ये कहती हैं कि उस वक्त का छपरा बड़ा खूबसूरत था और सुकून देता था। कुछ चीजें थी नेगेटिव थी, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ भाड़ और इतनी मशक्कत नहीं थी, इतना मारा मारी नहीं था। हम लोग को याद है जब हम लोग छोटे थे तो सिर्फ साहिबगंज एक पड़ाव होता था जहां पे ऑटो वहीं से मिलता था और उसी के बगल में पोस्ट ऑफिस के बगल में टमटम का पड़ाव था। किसको किसको याद है? अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। उस समय का छपरा जब बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी हमारे शहर में, छोटे छोटे दुकानें हुआ करती थी और अगर किसी को पूरे परिवार को कहीं कुछ खाने पीने जाना होता था तो एक दो जगह ही थी, जो एक तो हथुआ मार्केट में था एक खाने पीने का रेस्टोरेंट, एक कॉफी हाउस हुआ करता था, अभी भी है, और कुछ और भी एक दो जगहें थी जहां पे लोग जाते थे। लेकिन आज की तरह सड़कों पे दुनिया भर का मोटरसाइकिल नहीं लगा होता था, सड़कों पे उस तरीके की ई रिक्शा नहीं लगी होती थी और पॉपुलेशन बहुत उस समय कम था। तो सुकून था एक उस समय के छपरा में और अभी में। हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कहने को हम लोग विकसित हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस सुकून से हम लोग दूर होते जा रहे हैं जो हमारे शहर में कभी हुआ करता था। कुछ पुरानी बातें अगर आपको याद हो शहर की, अगर आप आज से 15-16 साल 20 साल पहले के शहर को अगर आप याद किए हों, शायद आपकी कुछ यादें हों तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे शहर से। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, याद किए हों, शायद आपकी कुछ याद। और देव प्रसाद लिखते हैं कि कोशिश कीजिए कि लाइव डेली आए, अच्छा लगता है आपको सुनकर। धन्यवाद देव जी, कोशिश होती है और ये प्रयास जारी रहेगा कि कुछ ना कुछ हम लोग बातें लगातार रोज करें। और आज थोड़ा सा हुआ कि नहीं, बहुत दिन हो गए हमारे पेज से लोगों से बातें किए हुए। वैसे रेडियो पे तो प्रोग्राम चलता ही रहता है, हम लोग सोशल मीडिया पे भी थोड़ा सा बात करने लगे तो वो भी बेहतर है। अंजनी कुमार जी लिखते हैं सही बात बोले आप, धन्यवाद अंजनी जी। और अंजनी कुमार ये अपने सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, तो अंजनी जी आपके जो भी फॉलोअर्स हैं उनसे आप बोलिए, आप उनसे एक इस विषय पे भी एक वीडियो बनाइए, आप काफी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। और अगर जो लोग अंजनी कुमार जी को फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इनका फेसबुक पेज है और काफी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो आपसे ये आग्रह है कि जब भी कुछ ऐसा बनाएं, वीडियोस बनाएं, तो थोड़ा सा लोगों से एक अपील भी करें कि कुछ चीजों के प्रति आप सोचिए, आसपास की चीजों के बारे में सोचिए, छपरा के बारे में सोचिए, आप जो स्टेप ले रहे हैं उससे किसी को फायदा है नुकसान है उसके बारे में बातें करिए। लोगों को कला एवं सांस्कृतिक चीजों से जोड़ने की बातें करिए, तो अच्छा है, एक मानसिक संतुलन बना रहेगा हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, और ये चीजें जरूरी भी हैं। हम लोग कोशिश ये भी करेंगे कि भाई सबके साथ एक फिजिकल तौर पे भी हम लोग मिलें और कुछ इवेंट या फिर कुछ ऐसी बात रखने की, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म डिस्कस करें, डेवलप करें जिसपे सब कोई आ सके, अपनी अपनी बातें कर सके। और ये बातें होती हैं। हम लोग कुछ दिनों पहले हमारा एक प्रोग्राम हुआ करता था स्पीकअप, जिसमें खुल के बोलने की आजादी होती थी और वो हम लोग फिजिकल रूप से करते थे। उसमें बच्चे आते थे, युवा साथी आते थे, लड़के लड़कियां आते थे, कोई गाना गाता था, कोई
स्पीच देता था, कोई भाषण देता था, कोई अपनी बातें करता था, कोई अपनी कहानी सुनाता था। उस तरह की चीजें हम लोग कर सकते हैं दोबारा, और वापस लोगों के साथ आके और उन तक अपनी बातें पहुंचाई जा सकती हैं। तो सब कोई जुड़े मिले और काफी बेहतरीन हम लोग कर सकते हैं सबके माध्यम से। और जो भी जहां है सब अपने आप में सुपरस्टार हैं। जो भी हमारे सुनने देखने वाले लोग हैं वो सभी अपने आप में बड़े काबिल लोग हैं। और मुझे लगता है कि जो भी इस वक्त हमें देख और सुन रहे हैं वो अपनी इन्हीं यादों में इस बात को रखेंगे कि आने वाले समय में उनके प्रयास से कुछ ना कुछ चीजें होती रहें। अभिनंदन द्विवेदी कहते हैं कि अब पिज्जा और मोमो का दुकान ज्यादा हो गया है। बिल्कुल, पहले तो वो जगह बिल्कुल खाली होती थी। अभिनंदन, शायद आपको याद होगा कि नहीं होगा, आप अगर छपरा में होंगे तो उस समय बड़े छोटे होंगे। और हमें याद है जब हम लोग सांस्कृतिक गतिविधियों में एकता भवन और ज्योति सिनेमा में उस वक्त कार्यक्रम हुआ करता था। बच्चों का कंपटीशन होता था, कलात्मक गतिविधियां होती थीं, प्रतियोगिताएं होती थीं। चित्रगुप्त मंदिर रामलीला मठिया में वहां पे भी होता था। तो जो इलाका हुआ करता था थाना चौक से लेके अस्पताल चौक तक का, वो बड़ा सुनसान हुआ करता था। और आपको ये बता दें, लाइटें नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। और रात को जब हम लोग कार्यक्रम खत्म होता था, हम लोग घर आते थे तो कोई सवारी नहीं मिलती थी, हम लोग पैदल आते थे। एक ये एग्जाम्पल। दूसरा, जब कोई स्टेशन से उतरता था और दारोगा राय चौक से डाक बंगला रोड होते हुए जब वापस थाना चौक पर आता था तो उस समय सड़कें 9-10 बजे तक सुनसान हो जाती थी। वहां पे एक आदमी नहीं दिखता था और शहर बिल्कुल शांत, एक अजीब सा सुकून में उस समय शहर था। और आज देखिए चकाचौंध तो है, दुकानें हैं, सब कुछ है, भागम भाग है। कह सकते हैं कि आप पिज्जा, मोमो, बर्गर, पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीजें वहां खा सकते हैं। आप अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो अपनी जगह है। बट आप सोचिए, अगर आपको याद हो तो शायद वो पुरानी यादें आज की यादों से कितनी अलग हैं। आप खुद बताएं, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, देव प्रसाद लिखते हैं, देव जी, कि मुझे याद है कि मैं माँ के साथ टमटम से गुदरी से साहेबगंज आया। बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छी याद है आपके पास, क्योंकि हम लोग तो टमटम से ही, चूंकि मेरे मामा जी का घर हुआ करता था गुदरी के आगे नबीगंज, तो हम लोग अक्सर टमटम और टेम्पो से, वो जो 3 व्हीलर का टेम्पो होता था डीजल वाला, उससे हम लोग जाते थे। और रिक्शा, टमटम, टेम्पो, यही सब चलता था। ई रिक्शा तो हाल फिलहाल कुछ साल पहले की देन है। तो हम लोग टमटम से जाते थे या फिर टेम्पो से जाते थे, बड़ा मजा आता था। और गुदरी बाजार में उतर के फिर वहां से पैदल जाना होता था। तो एक पैदल चलने की भी आदत रहती थी। और आजकल जो चीजें हैं, आजकल बच्चे तो समझिए छोटे छोटे बच्चों के हाथों में स्कूटर है, बाइक है और रेसिंग बाइक्स है। और ये लोग अगर यहाँ से 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर भी जाना होता है तो वो सभी बाइक से जाते हैं। पैदल चलना बहुत कम हो गया लोगों का। तो वो सारी चीजें पहले थी। और पिज्जा, बर्गर और मोमो की दुकान से देव प्रसाद जी कहते हैं कि इसलिए डॉक्टर के पास लाइन भी बढ़ गई है सर। बिल्कुल सही बात है, डॉक्टरों के पास लाइन बढ़ गई है, ये भी एक वजह है। और कह सकते हैं कि जो हमारे शहर में जो एक थाना चौक की रंगत जो बढ़ी है, ठीक है, बाहर से जो लड़के लड़कियां आते हैं छपरा शहर में अपनी छुट्टी बिताने, उन लोगों के लिए बड़ा एक्साइटिंग लगता है कि अरे वाह, हमारे शहर में भी ये चीजें आ गई, वो चीजें आ गई। अभी कोई त्योहार था हाल फिलहाल ही, हाँ, होली का त्योहार था। और अक्सर हमारे शहर में होली और छठ पूजा में बच्चे बाहर से आते हैं, हम लोग भी आते थे एक जमाने में। तो कुछ बच्चों का झुंड 10 बजे रात को वहाँ डोमिनोज के बाहर खड़ा था और वो कुछ बातें कर रहे थे अपना। तो बड़ा अच्छा लगा कि ये देख के भाई चलो बाहर से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, अपनी छुट्टी में हैं। लेकिन उनमें से कुछ बच्चों ने कहा कि छपरा कभी नहीं सुधरेगा। पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा रहेगा, आने वाले समय में भी ऐसा रहेगा। तो उनमें से कुछ बच्चों की बात मुझे थोड़ी सी बुरी लगी कि आप जिस रूट के हैं, आप जिस जगह के हैं, अपने घर को कभी भी ऐसा बुरा मत कहिए। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जिस वजह से छपरा शहर इस तरीके की हालत में है फिलहाल।
क्या परिस्थितियां हैं उसे समझनी चाहिए। और भविष्य में अगर आपको आपके रूट से मतलब नहीं होगा, आप अपने आप को सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर और पता नहीं कहां कहां के वासी समझ के खुद को वहीं बिजी कर लेंगे, तो आपके रूट का क्या होगा? आप कल को क्या कहेंगे कि आप कहां से हैं? ना आप बिहारी हैं, ना आप गुड़गांव के हैं, ना आप बेंगलोर के हैं, ना आप कहीं और के हैं, तो आप कहां के हैं? जड़ों की बात जहां होंगी वहां पे आप खुद को क्या प्रेजेंट कर पाएंगे, खुद से क्या जवाब दे पाएंगे? तो इन सब सारी बातों में कुछ बातें मुझे उन बच्चों की पसंद नहीं आई। हो सकता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, मेरा कुछ अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं है हम आधुनिकता की चकाचौंध में इस बात को ना भूलें कि हमारा घर कहाँ है, हम किस मिट्टी से बने हैं और हमारे रगों में कहाँ का खून है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है और गर्व होना चाहिए अपनी मिट्टी के लिए, गर्व होना चाहिए आपकी जमीन के लिए। हाँ, कुछ कमियां होती हैं, बहुत सारी कमियां हैं हमारे आसपास, लेकिन अगर हम ही उस चीजों से नजरें मोड़ के और आगे बढ़ जाएंगे तो पता नहीं पीछे आपके जो चलने वाले लोग हैं वो कहां से देख पाएंगे। अगर आपके फॉलोअर्स हैं 10, 20, 50, 100, 150, 200, 2 लाख, 50,000 जो भी हैं, आप अगर उनसे कुछ बातें कह दें और वो बातें अगर वो लोग मानने लगें तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर आपकी बातों में कुछ बदलाव वाली महक आ जाए, अगर आपकी बातें करने से 2-3 जीवन बदल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो यही सब बातें हैं और बाकी 10:30 बजने वाले हैं। 9:30 बजे हम लोगों ने लाइव शुरू किया था और काफी सारे लोग जुड़े, काफी सारी चीजें हुई, अच्छा लगा। आप भी कभी कभी अपनी बातें करते रहिए, हमें कमेंट करते रहिए, रेडियो मयूर को सुनते रहिए। अभिनंदन कहते हैं कि आपने एकता भवन का जिक्र किया सर, आज एकता भवन खंडर हो गया है, नया ऑडिटोरियम बना तो शहर ने पुराने वाले को खंडर बना दिया। यही तो दस्तूर है नई जगह मिलती है तो आप पुरानी जगहों को खंडर बना ही देते हैं। तो ये हम सब के ऊपर है कि हम कैसे चीजों को लेके चलें, और पुरानी चीजें जो हैं वो कभी भी उस तरीके से हमारी कोशिश होनी चाहिए कि खंडहर नहीं बने। हम लोगों ने प्रयास भी किया है कि एकता भवन में 2-4 प्रोग्राम हम लोग करें दोबारा से, और इस विषय पे हम लोगों ने प्रशासन से भी बात की है कि कम से कम एकता भवन को वापस ऐसी हालत में ना पहुंचाए कि वो जर्जर हो जाए, खंडहर हो जाए। आपको याद होगा अभिनंदन कि 2019 में हम लोगों ने फिल्म फेस्टिवल किया था, उसी में किया था। सुविधाएं नहीं थी, हम लोगों ने, आप लोगों ने, सारे टीम के बच्चों ने जो मेहनत करके वहां पे सुविधाएं खड़ी की थी, उस मंजर को याद करिए, उस वक्त को याद करिए कि उस समय भी एकता भवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने क्या क्या खड़ा किया उसमें, एक एक चीज हम लोगों ने खुद से लगाए, वहां का साफ सफाई करवाया, वहां पे कुर्सी, टेबल, दरी सब कुछ हम लोगों ने बिछाया, इवन हम लोगों ने पर्दे टंगवाए, खुद से लगाए, जुगाड़ टेक्नोलॉजी करके। आप सब तो देख ही रहे थे। एटलीस्ट कम से कम मन में ये सुकून तो है कि हम लोगों ने प्रयास किया। एकता भवन तो बहुत पहले से खंडहर बनते जा रहा था, 2019 के पहले ही उसकी जर्जर हालत हो चुकी थी। उसमें नई नई चीजें लगवाई गई थी, वहां से लोगों ने उखाड़ ली, बहुत सारे पंखे लगवाए गए थे, पर्दे लगवाए गए थे। तो हम लोगों ने प्रयास किया और खुद से कोशिश की। कम से कम इस बात का तो तसल्ली है कि कम से कम हम लोगों ने उसमें कुछ तो किया, कोशिश तो की। अगर हमारे 1-2 कार्यक्रम करने से उस जगह का कायाकल्प हो जाए तो उससे बड़ी बात क्या होगी। आज नया ऑडिटोरियम बना है, उसकी भी मेंटेनेंस की हालत जो है वो भी बहुत मतलब धीरे धीरे वो भी बुरी होते जा रही है। अगर सही समय पे उसका मेंटेनेंस नहीं किया जाए सही तरीके से तो उसका भी वही हाल हो जाएगा। तो चीजें हैं, आप कर तो लेते हैं, जो भी हमारे आसपास हैं वो बन तो जाती हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। यही चीजें मैंने शुरुआती दौर में भी कही हैं कि अगर हम लोग ई व्हीकल्स का यूज करते हैं, सामान खरीद लेते हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं होता है। हम नई नई सुविधाएं ले आते हैं, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में जो तैयारी करनी होती है वो हम लोग नहीं कर पाते हैं।
इसलिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अनूप कुमार लिखते हैं, ओके सर देव प्रसाद, इसलिए डॉक्टर के पास इतनी लाइन भी बढ़ गई है सर। मुझे याद है मैं टमटम से गुदरी से साहेबगंज हम लोग आए हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप सब ये सारी बातें आप लोगों ने कही, और जो भी बातें हम लोगों ने आज की हैं उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होंगी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मतलब बातें हम लोगों ने किसी चीजों के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बस मन में आया कि हाँ आज आपसे बातें करनी है, कुछ बातें की जाएं, तो आज हम लोगों ने बातें की हैं। और देव जी कहते हैं कि आप रोज आया करिए, कम से कम हम लोग लाइव बातें करें, कुछ कोशिश रहेगी देव जी। आप सभी रेडियो मयूर से जुड़े रहें। और छपरा शहर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ, एक कहानी आपसे जाते जाते शेयर कर दें कि छपरा में एक बड़ा ही अच्छा एक संस्थान ओपन हुआ है कुछ दिन पहले, जिसका नाम है एडू गांव। उसको एजू गांव भी कह सकते हैं या फिर एडू गांव भी कह सकते हैं, क्योंकि एडू से एजुकेशन और गांव से गांव, यानी कि छोटे शहर गांव घर के बच्चे अगर बेहतर एजुकेशन ले लें तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो एडू गांव का जो कहानी थी आपको रेडियो मयूर के सोशल मीडिया पेज पे मिल जाएगी। उनके जो फाउंडर हैं विजय जी और राहुल जी, को फाउंडर दोनों, तो वो लोग की बातें रेडियो मयूर के पेज पे पड़ी हुई हैं। एपिसोड भी आप सुन सकते हैं रेडियो पे। कभी मौका मिले तो रेडियो मयूर के यूट्यूब चैनल पे जाके उनकी पॉडकास्ट को सुनिएगा, जिसमें विजय जी ने कहा है कि उन्होंने क्यों शुरू किया है ये वो यूएस में नौकरी करते थे, विदेश में नौकरी करते थे, और वहां से जब यहाँ आए तो उन्होंने और राहुल जी ने मिलके अमनौर में, छपरा में और पटना में 3 ब्रांच स्टार्ट किया एडू गांव का, जिसमें वो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाते हैं बच्चों को और बीसीए कराते हैं। अब इसमें क्या अलग है, बहुत सारे संस्थान कराते हैं, एडू गांव में क्या अलग है? तो एडू गांव में ये है कि उनके जो फैकल्टीज हैं, एक तो विजय जी हैं और दूसरे राहुल जी हैं। इन लोग का प्रोफाइल आप चेक करिएगा, खुद भी बड़े काबिल लोग हैं और ये लोग खुद इंडस्ट्री के लोग हैं, खुद काम करते हैं और बाहर से काम करके आए हैं। इनका प्रोफाइल बड़ा स्ट्रांग है। प्लस ये लोग वैसे बच्चों को चुनते हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं, आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है, ग्रामीण परिवेश से हैं, जो खुद कुछ करना चाहते हैं, कंप्यूटर सीख के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख के। और कोई गांव का बच्चा अगर 10 लाख 8 लाख का पैकेज कमा रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ऐसे संस्थान को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। और एडू गांव में आप खुद भी जाके कभी देख सकते हैं, इतना बढ़िया विजन। विजय जी से बात करिए, उनका विजन समझ में आएगा, बच्चों को क्या देना चाहते हैं। राहुल जी से बात करिए, उनका विजन समझ में आएगा, वो लोग बच्चों को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। मुझे ऐसे ऐसे बच्चों से उन्होंने मिलवाया कि गांव के बच्चे जिन्हें इंटर पास हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, वो लोग बच्चे थोड़ा मोड़ा कोर्स करके एडू गांव से और 10-10 लाख का पैकेज वो लोग कमा रहे हैं और अपने परिवार का सहारा बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों और ऐसे संस्थानों को हमें प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए कि भाई अगर बच्चों को शिक्षा मिल जाए, कोडिंग सीख लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख लें, एआई टूल्स को सीख लें, तो आज जमाना कहां से कहां पहुंच सकते हैं। छपरा में बैठ के भी लोग बाहर का काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को आप सब प्रमोट करिए, अच्छी चीजों को प्रमोट करिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, उनकी मदद करिए। और हो सके तो वहां पे आपके जानने वाले कोई ऐसा बच्चा हो जो सही में कुछ करना चाहता हो, कुछ सीखना चाहता हो, टेक्निकल डिग्री लेना चाहता हो, कुछ कंप्यूटर की दुनिया में कुछ करना चाहता हो, तो आप लोग बिल्कुल उसे जरूर रिकमेंड करिए आगे बढ़ने का और चीजों को संवारने का। कुमार भार्गव जी लाइव से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कहा है कि हम लोग रूट को भूलकर रील में जी रहे हैं, खासकर युवा। बिल्कुल भार्गव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप ही के उस पोस्ट के कारण हम आज लाइव में आए हैं, जिसमें आपने ये लिखा था कि मोहन नगर में घर में आग लगी है और कुछ लोग झुलस चुके हैं और ई व्हीकल्स को, यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों को सही तरीके से चार्जिंग में लगा है कि नहीं। ये बड़ा अच्छा मुद्दा है और ये बहुत जरूरी विषय को आपने उठाया है। तो आप ही वो कारण हैं जिसके वजह से आज हम लाइव में आए हैं और आपकी बातें बहुत ज्यादा असर की हैं कि भाई हम लोगों को किस मुद्दे पे लोगों को बताना जरूरी है।
अगर हम लोग आधुनिकता की चकाचौंध में, फैशन की आड़ में हम लोग अगर उन सब चीजों को अपना रहे हैं तो उसके पीछे की तैयारी क्या है? क्या हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम हमें ये अलाउ करता है कि हम लोग ई रिक्शा को या फिर ई व्हीकल्स को अपने घर में रख सकें, रात भर चार्ज में लगा सकें? फास्ट चार्ज, उसमें भी दो तरह की चीजें होती हैं शायद। एक फास्ट चार्जिंग होता है जो कि आपको एक हैवी इलेक्ट्रिकल सॉकेट खोजता है, और दूसरा होता है स्लो चार्जिंग, नॉर्मल चार्जिंग, जो किसी भी कनेक्टर में जुड़ जाता है। तो अब समझिए, कंपनी आपको ये कहती है कि फास्ट चार्जिंग के लिए आपको हैवी सॉकेट की जरूरत होगी, तो वो सॉकेट आप कैसे क्रिएट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन कैसे बदल देंगे? क्योंकि इस बात का मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपनी चीजों पे, बातों पे, कि जब बिजली का कनेक्शन हमारे यहाँ रेडियो के इक्विपमेंट्स के लिए हम लोग ले रहे थे, और जिस पैरामीटर में हमें बिजली चाहिए थी वो छपरा में थी ही नहीं उस पैरामीटर की बिजली, जिसके वजह से हमारे इक्विपमेंट्स को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। रिसेंटली हमारा ट्रांसमीटर खराब हो गया, लाखों का इक्विपमेंट है, और बिजली के वो क्वालिटी बिजली नहीं मिलने के कारण वो हमारा मशीन जो है वो 3-4 बार खराब हो चुका है। इसीलिए हमें इन सब बातों को सोचना चाहिए कि हम लोग नई नई चीजों को तो ले आए, लेकिन क्या वो पैरामीटर्स, क्वालिटी पैरामीटर्स पे वो सारी चीजें उतरेंगी ठीक ठाक? क्या हम लोग उन सब चीजों पे अपने आप को फिट बैठा पाएंगे? यही सब चीजें हैं जिस पे हम लोग को बात करनी है, और भार्गव जी के कारण ही आज हम लोग लाइव में उन सब बातों को उठा पाए। थैंक यू भार्गव जी, आपके पोस्ट लगातार हम देखते रहते हैं, और आपकी बातें कहीं ना कहीं पॉइंट करती हैं कि हाँ, इन सब चीजों पे बातें होनी चाहिए। चितरंजन सिंह लिखते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। चितरंजन जी, आप भी कुछ लिखिए। ले दे के एकता भवन ही तो बचा था, पर कोई नहीं भैया, हम लोग फिर से उसमें प्रोग्राम किया जाएगा, जो बन पाएगा वो किया जाएगा। विवेक श्रीवास्तव लिखते हैं, बिल्कुल। और उसके बाद यूके सिंह, विवेक बहुत अच्छे युवा साथी हैं, छोटे भाई हैं, और काफी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेते हैं। जो भी हम लोग गतिविधियां करते हैं उसमें विवेक जरूर शामिल होते हैं। ऐसे न जाने कितने युवा साथी हमारे साथ रेडियो मयूर परिवार का हिस्सा हैं, जो जहां से भी हैं, भले वो लोग हम लोग रोज नहीं मिलते हैं, लेकिन प्रेम इतना है कि हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और जब भी हम लोग उस तरीके से बातें करते हैं तो विवेक जैसे छोटे भाई हमारे साथ हमेशा खड़े मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। भार्गव जी लिखते हैं, बहुत बड़ा घटना होता जिसमें दर्जनों लोग मारे जाते, हम लोग खुद आज मौत के काल में समा जाते। आप सभी के आशीर्वाद से हम लोग बचे हैं। समझिए, ये भोलेनाथ की कृपा है और हनुमान जी की कृपा है कि सारी चीजें नहीं हुई, और ये घटना आप लोग सही सलामत रहें। हम सबकी दुआ है और हम सबकी प्रार्थना है कि इस तरह की घटनाएं शामिल ना हो। और इस चीज को भार्गव जी, आप कृपया, आप तो लिखते ही रहते हैं, अपने आसपास सबको बताएं, हम लोग भी बताते हैं। इस पे हम लोग एक सोच रहे हैं कि मुहिम ही शुरू कर दें कि अगर हम लोग स्पेशली ई व्हीकल्स को लेके, अगर हम लोग घरों में उसे रख रहे हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे लोगों को बताना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रात भर गाड़ियां लगा के छोड़ देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या नुकसान हो जाता? नुकसान यही हुआ है कि एक घर झुलस गया है मोहन नगर में, और कई सारे उसमें सामान का नुकसान हो गया है, लोग झुलस गए हैं, नुकसान यही हुआ है। और अगर सही समय पे भार्गव जी जैसे लोग, युवा साथी उसमें नहीं पड़ते तो शायद कई लोग उसमें, दर्जनों लोग मारे जाते, जैसा कि ये बता रहे हैं। हम लोग खुद आज मौत के काल में समा जाते। बहुत दुखद है, और ये एक सीख देने वाली घटना है। आधुनिकता के चकाचौंध में हम कुछ ऐसा स्टेप न ले लें। सोचिए, ये सिर्फ एक ई बाइक्स ही था। आई थिंक अगर कोई गाड़ी वाड़ी रहती, 4 व्हीलर रहता, अगर उसमें भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो जाए, तो फिर उस घड़ी में हम लोग क्या करें? हमारे घरों में अगर हम लोग ई व्हीकल्स रखते हैं तो हम लोग वो आग बुझाने वाला स्प्रे भी तो नहीं रखते होंगे। ये तो कहीं जरूरी हम लोग समझा ही नहीं है कि अगर वैसे चीजें हम लोग रखते हैं तो हम लोग वो सब चीज भी रखेंगे। हमारे घर में वो बाल्टी में बालू भर के तो रहेगा नहीं कि हम लोग उस चीजों के लिए तैयार रहें कि आग लगेगा तो हम लोग डालेंगे। तो इन सब बातों के लिए समझना जरूरी है। धड़ल्ले से ई व्हीकल्स को खरीदना, उसके रख रखाव में कैसे ठीक रखें, कैसे नहीं रखें, इस पे कोई न ट्रेनिंग लेना, न समझना, न कोई बात करना,
सिर्फ एक फेसबुक पे फोटो आ जाना कि हमारे घर का सदस्य नया आया है और हम लोगों ने इसकी पूजा कर ली है, और एक दो फोटो लगा देना कि हम लोगों ने ये गाड़ी खरीद ली है, इस बात से नहीं होगा मेरे भाई। हम लोग को सचेत रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। आपके एक गलती के चक्कर में पूरा मोहल्ला जो है वो उसका भुगतान कर सकता है। तो इससे हम लोग बचें और जागरूक रहें। जैसे भार्गव जी रहते हैं, अपने आसपास लोगों को बताते रहते हैं, सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव व्यक्ति हैं, तो इनको देख के लगता है कि भाई चलो सबको ऐसा होना चाहिए, और लगातार बोलते रहते हैं, बुलंद व्यक्ति हैं अपने क्षेत्र के। तो अच्छी बात है, ऐसे विषयों पे बोलना भी चाहिए। हम लोग अगर ऐसे विषयों पे नहीं बोलेंगे, नहीं बात करेंगे, तो फिर हम लोग जिस जगह पे बैठे हुए हैं तो हम लोग और क्या कर सकते हैं। कुछ लोग चार्जिंग पर लगा के सो जा रहे हैं, बाद में बहुत बड़ी घटना हो जा रही है। बिल्कुल थोड़ा प्रिकॉशन जरूरी है। बिल्कुल भार्गव जी, और ये आपने बहुत सही बात कही है कि चार्ज में, ये हम लाइव में जब 9:30 बजे आए थे उसी समय से अपनी बातें शुरू हमने की हैं, और उसी समय से हम लोग ये कह रहे हैं कि ई व्हीकल्स को यूज करें, सही से करें, और अगर चार्ज में लगा रहे हैं तो रात भर चार्ज में लगा के नहीं छोड़ें। जो उसका नियम बनाया गया है, अगर उसको बोला गया है कि हाँ इतने एम्पियर के सॉकेट में इसका चार्जर लगाना है, तो आप किसी भी सॉकेट में मत लगा के चार्ज कर लीजिए। हर चीज का एक पैरामीटर होता है, समझिए, टेक्निकलिटीज को समझिए, और उसको समझ के आप जब चीजें करेंगे तो आप भी नुकसान से बचेंगे और आपके पड़ोस वाला भी बचेगा। बस इसी संदेश के साथ आज के इस लाइव को समाप्त करते हैं। 10:30 से ऊपर हो चुके हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सब अभी तक लाइव से जुड़े हुए थे और अभी तक आप सबने हमारी बातों को सुना। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए जो आप सब लाइव पे आए, जुड़े और अपनी बातों को शेयर की कमेंट के माध्यम से। रेडियो मयूर से जुड़े रहिए और हमेशा हमें सपोर्ट करते रहिए। हम लोग नई नई चीजों को, नए नए मुद्दों को उठाते रहते हैं। आसपास बदलाव होती रहे उसकी बातें हम लोग करते रहते हैं। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आए इसका प्रयास हम लोग करते रहते हैं। सभी स्वस्थ रहें इसलिए हम लोग हेल्थ का प्रोग्राम करते हैं। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचे इसलिए हम लोग रेडियो पे प्रोग्राम चलाते रहते हैं। शिक्षा से जुड़े हम लोग कार्यक्रम चलाते रहते हैं। एजुकेशन से जुड़े कार्यक्रम हम लोग चलाते रहते हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसमें हम लोग सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं ले, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लें, सामाजिकता का भी ज्ञान लें ताकि हम लोग लोगों की मदद कर सकें। इन सब बातों का भी ध्यान रखते हैं। और बाकी तो सब आप सबका प्रेम ऐसे ही बना रहे। और आज के लाइव में फिलहाल इतना ही। और हमारे पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए और इस लाइव को किसी अपनों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ बातों को समझने का मौका मिल सके। और कुछ बातें अगर रह गई हों तो हम लोग अगले लाइव में जुड़ के उन बातों को पूरा कर लेंगे। और बाकी अब फिलहाल आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। सबको सुरक्षित रखने के इस पहल में आप रेडियो मयूर का साथ दीजिए। सबको जागरूक रखने की पहल में आप सब रेडियो मयूर का साथ दीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट। शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले लाइव में।